नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया की आर्थिक बहस को गर्म कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स ग्रुप में जाएगा उस पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक ब्रिक्स डॉलर पर हमला है। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने का विचार छोड़ दिया है। ब्रिक्स में फिलहाल ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हैं। यानी दुनिया की 42% आबादी और करीब 28% ग्लोबल जीडीपी इस ग्रुप से जुड़ी है। इन देशों का लक्ष्य डॉलर पर निर्भरता कम करके आपसी व्यापार अपनी लोकल करेंसी में बढ़ाना है। भारत फिलहाल एक बैलेंस्ड पोजीशन रख रहा है, यानी वो रुपए में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉलर के खिलाफ किसी अभियान में शामिल नहीं है। भारत का कहना है कि वो मल्टीनेशनल सहयोग चाहता है, न कि किसी करेंसी को टक्कर देना। वहीं रूस और चीन का रुख इससे बिल्कुल उल्टा है। रूस पहले ही डॉलर सिस्टम से काफी हद तक बाहर निकल चुका है और अब चाइनीज युआन में ट्रेड कर रहा है। चीन चाहता है कि ब्रिक्स देशों के बीच एक कॉमन करेंसी या डिजिटल करेंसी बने, ताकि डॉलर पर निर्भरता खत्म की जा सके। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका में नाराजगी और बढ़ गई है। हालांकि रूस ने सफाई देते हुए कहा कि ब्रिक्स किसी करेंसी या देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद है ट्रेड सिस्टम को ज्यादा बैलेंस्ड और जस्ट बनाना। बुधवार के सत्र में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। निफ्टी ने 25,300 का स्तर पार किया और सेंसेक्स 575 अंकों की तेजी के साथ 82,605 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में बढ़िया खरीदारी दिखी और करीब 40 निफ्टी स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग, रियल्टी, एफएमसीजी और एनबीएफसी सेक्टर में जोरदार खरीदारी रही, जिसे बाजार एक महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 304 अंकों की तेजी के साथ 56,800 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रही, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों से कहीं ज्यादा रही। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जबरदस्त रहा। बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंस स्टॉक्स में 3 से 4% की तेजी दिखी, जबकि गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी मजबूती आई, क्योंकि सोने की कीमतों में रिकवरी देखने को मिली। एफएमसीजी सेक्टर में भी वापसी हुई, खासकर कंपनी नतीजों से पहले खरीदारी लौटी। नेस्ले इंडिया का शेयर 4% ऊपर बंद हुआ। पीएसयू बैंकों में भी शानदार एक्शन रहा। कंसोलिडेशन की खबरों से बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में बढ़िया उछाल आया। रियल्टी सेक्टर ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई के आंकड़े अनुकूल रहने से निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3% ऊपर बंद हुआ। इस सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती दिखी। ऑटो सेक्टर में मुनाफा वसूली दिखी। बजाज ऑटो और मारुति दोनों इंट्राडे हाई से करीब 2% फिसले। वोडाफोन आइडिया ने कल का नुकसान पूरा करते हुए करीब 5% की छलांग लगाई। पेटीएम करीब 3% ऊपर रहा, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को आसान बनाने की घोषणा की। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मजबूत Q2 नतीजों के बाद 7 से 9% की तेजी दर्ज की गई। अर्बन कंपनी के शेयरों में 10% की उछाल आई, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। कीस्टोन रियल्टर्स में दबाव दिखा, क्योंकि प्रमोटर ने 10% डिस्काउंट पर ओएफएस का ऐलान किया, जिससे स्टॉक 7% गिरा। इन्फोसिस नतीजों से पहले थोड़ी कमजोरी में रहा, जबकि टेक महिंद्रा निचले स्तरों से रिकवरी लेकर बंद हुआ। मार्केट की इस तेजी के पीछे 6 बड़े कारण रहे। पहला, फेड के रेट कट की उम्मीदें। फेड चेयर जेरोम पावेल के नरम रुख वाले बयान के बाद निवेशकों का भरोसा लौटा है। अब संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका में जल्द ही एक और रेट कट देखने को मिल सकता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश का फ्लो बढ़ सकता है। दूसरा कारण रहा वॉलेटिलिटी में गिरावट। इंडिया वीआईएक्स लगभग 4% घटकर 10.76 पर पहुंच गया, जिससे बाजार में डर और अनिश्चितता कम हुई है। कम वॉलेटिलिटी का मतलब है कि निवेशक अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तीसरा, रुपए की रिकवरी भी बाजार के लिए बड़ी राहत रही। रुपया 87.93 प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ, जो इसके हालिया लो से करीब 88 पैसे की सुधार दिखाता है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और क्रूड ऑयल की गिरावट ने रुपए को सपोर्ट दिया है। चौथा कारण, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही। ब्रेंट क्रूड 0.19% गिरकर $62 प्रति बैरल पर आ गया।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2026 में सप्लाई ज्यादा रहने की चेतावनी दी है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारत के लिए ये पॉजिटिव खबर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। पांचवा कारण रहा ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों ने मदद की। एशियाई बाजारों जैसे कोस्पी, निकेई, शंघाई कॉम्पोजिट और हैंग सेंग सभी इंडेक्स हरे निशान में रहे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। छठा बड़ा कारण रहा भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब भारत अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। ये खबर भारतीय बाजारों के लिए सेंटिमेंट को मजबूत कर रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेड के नर्म रुख, रुपए की रिकवरी, घटती वॉलेटिलिटी और सस्ते क्रूड ने भारतीय बाजार को मजबूत आधार दिया है। अगर निफ्टी 25,350 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले दिनों में ये 25,500 से 25,650 के नए रेंज में जा सकता है। IRFC के दूसरे तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 1,777 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 1,613 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की कुल आमदनी थोड़ी घटी है, लेकिन ब्याज कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। कंपनी ने इस बार 1.05 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। IRFC पिछले कुछ वर्षों से लगातार डिविडेंड दे रही है, जिससे ये निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद सरकारी कंपनी बन गई है। कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से निवेशकों के लिए अभी भी आकर्षक बनी हुई है। बात करें टाटा कम्युनिकेशंस की। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों में मुनाफे में मामूली गिरावट आई है, जो 190 करोड़ रुपए से घटकर 183 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कंपनी की कुल आमदनी 5,960 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,100 करोड़ रुपए हो गई और EBITDA मार्जिन में भी सुधार दर्ज किया गया। कंपनी की ग्रोथ मुख्यतः डेटा सर्विसेज और क्लाउड नेटवर्किंग बिजनेस से आई है, जहां डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऑपरेटिंग स्तर पर टाटा कम्युनिकेशंस ने खर्चों को नियंत्रण में रखा, जिससे EBITDA मार्जिन 19% के ऊपर बना रहा। ये कंपनी की स्थिरता को दिखाता है। हालांकि नेट प्रॉफिट में हल्की गिरावट चिंता का विषय रही, लेकिन विदेशी करेंसी में उतार चढ़ाव और कुछ एकमुश्त खर्चों का असर इसमें झलकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती डिजिटल डिमांड और मजबूत ऑर्डर बुकिंग की वजह से आने वाली तिमाहियों में कंपनी के नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट की। IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट 2024 के 3.3% से घटकर 2025 में 3.2% रह सकता है। यानी आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ने की संभावना है। IMF का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो-धारी तलवार है। अगर इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो दुनिया की ग्रोथ तेज हो सकती है, लेकिन अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, जैसा कि .com क्रैश में हुआ था। AI के प्रचार के साथ अगर निवेश ज्यादा बढ़ता गया लेकिन नतीजे नहीं मिले तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए IMF ने सरकारों से कहा है कि वो अपने लेबर सेक्टर को समय पर ट्रेन करें और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं ताकि AI से फायदा मिल सके। हालांकि IMF ने भारत के लिए उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 2025-26 की ग्रोथ रेट 6.6% तक पहुंच सकती है, जो पहले के अनुमान से ज्यादा है। इसका मुख्य कारण है मजबूत सर्विस सेक्टर और घरेलू मांग। IMF का मानना है कि भारत अगर इसी तरह सर्विस बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ बनाए रखता है तो आने वाले सालों में ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहेगा। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के Q2 नतीजे भी मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 25% बढ़कर 718 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं कंपनी की कुल आय 16% बढ़कर 1,027 करोड़ रुपए रही। HDFC AMC ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया है। हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। ये लिस्टिंग के बाद कंपनी का पहला बोनस इशू है और 26 नवंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस ऐलान से निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। एक्सिस बैंक के नतीजे मिले जुले रहे। बैंक का मुनाफा करीब 26% घटकर 5,090 करोड़ रुपए रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम उम्मीद से बेहतर 13,744 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि बैंक का कोर बिजनेस और ब्याज कमाई अभी भी मजबूत स्थिति में है। सबसे अच्छी बात यह रही कि एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक का ग्रॉस NPA 1.57% से घटकर 1.46% और नेट NPA 0.44% पर आ गया है। ये दिखाता है कि बैंक की बैड लोन स्थिति अब कंट्रोल में है।
हालांकि मुनाफे में गिरावट आई है, लेकिन बैंक का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्थिर बना हुआ है। अगर आने वाले महीनों में लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स में सुधार होता है तो एक्सिस बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वापस पा सकता है। अब बात करते हैं पैनोरामा स्टूडियोज की। कंपनी ने 5:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। कंपनी की डिजिटल और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आय लगातार बढ़ी है, जिससे इसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। हेरिटेज फूड्स के तिमाही नतीजे आ गए हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 49 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ रुपए पहुंचा है। हालांकि मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद इसका EBITDA घटकर 77 करोड़ रुपए रह गया, यानी मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा। कंपनी की कुल आय 1019 करोड़ से बढ़कर 1111 करोड़ रुपए तक पहुंची, जो बताता है कि बिक्री बढ़ी है लेकिन खर्चे भी बढ़े हैं। हेरिटेज फूड्स के शेयर में नतीजों के दिन हल्की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक का PE रेशियो 26 के आसपास है, यानी वैल्यूएशन मिड रेंज में है। अब बात करते हैं RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अपने गोल्ड रिजर्व में 19 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, यानी अब देश के पास करीब 880 टन सोना है। ये उछाल इसलिए दिखा क्योंकि दुनिया भर में गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जा रहा है, खासकर जब रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजरायल तनाव और अमेरिकी फेड की लेट कट पॉलिसी जैसी अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद से गोल्ड की कीमतों में तेजी आई है और भारत में भी त्योहारों जैसे धनतेरस और दिवाली के समय सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू निवेशक और RBI दोनों ही गोल्ड को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। अब चलते हैं चीन की तरफ। चीन ने भारत की EV और बैटरी सब्सिडी नीति को लेकर WTO में शिकायत दर्ज ली है। उसका कहना है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित फायदा दे रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन को नुकसान हो रहा है। दरअसल चीन दुनिया के EV बाजार में लगभग 2/3 हिस्सेदारी रखता है, इसलिए भारत की नई पॉलिसी उसके लिए चुनौती बन रही है। भारत की नई पॉलिसी का फोकस रेयर अर्थ मिनरल्स और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। इसी वजह से चीन अब कड़े कदम उठाने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ कुकिंग ऑयल से जुड़ा व्यापार खत्म करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि चीन अब अमेरिकी सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। ट्रंप का कहना है कि चीन जानबूझकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और अमेरिका खुद तेल का उत्पादन कर सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। चीन अब अमेरिकी सोयाबीन के बजाय अर्जेंटीना से खरीदी कर रहा है और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने हाल ही में अर्जेंटीना को 20 अरब डॉलर की करेंसी मदद दी है। इसे कई एक्सपर्ट्स अमेरिका की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, ताकि चीन पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। अगर अमेरिका सच में ये कुकिंग ऑयल एम्बार्गो लागू करता है तो इससे दोनों देशों की फूड और बायोफ्यूल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। इस खबर का झटका अमेरिकी शेयर बाजार को भी लगा। S&P 500 लाल निशान में बंद हुआ। अब बात HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के तिमाही नतीजों की करें। कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा घटकर 581 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 591 करोड़ था, यानी मामूली गिरावट के बावजूद बिजनेस ग्रोथ मजबूत बनी रही। कंपनी की कुल आमदनी 14% बढ़कर 5,445 करोड़ रुपए पहुंच गई। HDB फाइनेंशियल ने बढ़ती फाइनेंसिंग कॉस्ट और प्रावधान में वृद्धि को मुनाफे पर असर का कारण बताया। फिर भी कंपनी ने प्रति शेयर 2 रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया। हालांकि एसेट क्वालिटी पर थोड़ा दबाव दिखा, जहां ग्रॉस स्टेज 3 रेशियो 2.56% से बढ़कर 2.81% हो गया, लेकिन कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुधरकर 21.82% हो गया, जो बहुत मजबूत स्थिति दिखाता है। IPO के जरिए जुटाए गए 2500 करोड़ रुपए में से कंपनी ने सितंबर तक लगभग पूरी राशि का उपयोग कर लिया है। फंड्स का इस्तेमाल लोन डिस्पर्सल और कैपिटल बेस मजबूत करने में हुआ। अब नतीजों की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, KEI इंडस्ट्रीज, हुक्मा तामी इंडिया और केवल किरण क्लोथिंग जैसी कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड सामने आए। ओबेरॉय रियल्टी ने शानदार नतीजे दिखाए। मुनाफा 29% बढ़कर 760 करोड़ और रेवेन्यू 34% बढ़कर 1,779 करोड़ हो गया। हुक्तामामी इंडिया ने भी 3 गुना मुनाफा दिखाया, 11.7 करोड़ से बढ़कर 37.7 करोड़ रुपए। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा घटा, लेकिन मार्जिन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफी बेहतर हुई। KEI इंडस्ट्रीज के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। मुनाफा 31% बढ़कर 204 करोड़ और रेवेन्यू 19% बढ़कर 2,726 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ग्रोथ बरकरार है।
वहीं केवल किरण क्लोथिंग का मुनाफा 31% गिरकर 45 करोड़ रह गया। हालांकि रेवेन्यू 15% बढ़ा। इसका मतलब है कि बिक्री तो बढ़ी लेकिन लागत और मार्जिन पर दबाव पड़ा। आने वाले दिनों में भी नतीजों की रफ्तार जारी रहेगी। इन्फोसिस, LTM माइंडट्री, वारी एनर्जीज, साइंट, कजारिया सिरामिक्स और आर्यवन एंटरप्राइज जैसी कंपनियों के बोर्ड डिविडेंड पर विचार करेंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की बड़ी चाल की। सितंबर में उन्होंने सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा निवेश बढ़ाया है। पिछले 17 महीनों में यह निवेश 3.3% तक पहुंच गया, जो अब तक का उच्च स्तर है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे PSU बैंकों में भारी खरीदारी हुई है। वहीं प्राइवेट बैंकों में निवेश थोड़ा घटा है। PSU बैंकिंग ETF जैसे SBI BSE PSU बैंक ETF, DSP निफ्टी PSU बैंक ETF और मेरे एसेट निफ्टी PSU बैंक ETF ने 23-24% तक शानदार रिटर्न दिए हैं। अब आते हैं पेटीएम पर। एक्सिस कैपिटल ने पेटीएम पर बड़ा अपडेट देते हुए बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1500 रुपए तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 20% ऊपर है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि पेटीएम अब मुनाफे की राह पर तेजी से बढ़ रही है, खासकर मर्चेंट पेमेंट्स और डिजिटल लेंडिंग की वजह से। कंपनी के पास 1.3 करोड़ से ज्यादा ऑफलाइन डिवाइसेज हैं और मार्केट में मजबूत पकड़ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा कि 29 सितंबर को कंपनी के ऑर्डर से जुड़ी जारी जानकारी के बाद से अब तक कंपनी को 592 करोड़ रुपए के और डिफेंस ऑर्डर हासिल हुए हैं। केवल किरण Q2 में कंपनी का नेट लाभ 31.5% घटकर 45 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय 15% बढ़कर 354 करोड़ रुपए रही। EBITDA 10% बढ़कर 70.9 करोड़ रुपए रही। कंपनी का मार्जिन 20% पर रहा, जो पिछले वर्ष के 20.9% से थोड़ा कम है। अब बात करते हैं IFC की, जिसने आज अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी की कुल आय में थोड़ी गिरावट जरूर रही, पिछले क्वार्टर के 6,915 करोड़ से घटकर 6,372 करोड़ तक, लेकिन कंपनी ने शानदार तरीके से मार्जिन को बनाए रखा और खर्च घटाकर मुनाफे को स्थिर रखा। अब आते हैं HDFC लाइफ पर, जिसके तिमाही रिपोर्ट में प्रीमियम इनकम में गिरावट दिखी। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 29,463 करोड़ थी, जो अब घटकर 20,651 करोड़ रह गई, लेकिन खर्च भी कम हुआ, जिससे मार्जिन सुधर गया। लास्ट ईयर कंपनी घाटे में थी, जबकि इस बार 448 करोड़ रुपए का मजबूत नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया, यानी बिजनेस एफिशिएंसी में सुधार साफ दिख रहा है। MCX कंपनी के शेयर ने आज लाइफ टाइम हाई 9,617 रुपए छुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने इस पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 10,000 रुपए का। कमोडिटी मार्केट में तेजी और गोल्ड सिल्वर की बढ़त का फायदा MCX को मिल रहा है, इसलिए कल भी स्टॉक में हलचल बनी रह सकती है। WS इंडस्ट्रीज के शेयर आज करीब 7% चढ़े। कंपनी ने कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी ली है। ये खबर निवेशकों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इससे कंपनी की फंडिंग क्षमता बढ़ेगी। शेयर ने आज 550 रुपए का महत्वपूर्ण लेवल भी तोड़कर ऊपर बंद दिया, जो एक मजबूत सिग्नल है।